स्टार्ट है भाई, क्लियर है? सबको आवाज़ आ रही है कि नहीं ये बता दूं पहले, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और वो प्रॉब्लम माइक्रोफोन में हुई। जल्दी हम नया माइक्रोफोन ले लेंगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, साउंड वाली जो है। तो आज का है अपना सीटेट के बारे में बात करते हैं। तो सीटेट में सीडीपी की क्लास अपनी चल रही है और ये जो अपनी सीरीज चल रही है सीटेट के लिए, वो सीरीज आपकी कंटिन्यूस रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बीच में गैप हो जाता है 1-2 दिन का। तो भाई मेरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको जैसे ही सॉल्व कर लिया जाएगा तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस भी कंटिन्यूस रहेंगी। ये क्लास आपकी कभी भी बंद नहीं रहेगी। क्लियर है? तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को अपने पहले प्रश्न के साथ। सीडीपी की शायद ये 38वीं क्लास होगी और देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाकी आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया है और प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा जितनी भी प्रीवियस की वीडियोस हैं। तो हम जो भी पेपर कराते हैं वो सीटेट के ऑथेंटिक पेपर हैं, आप लोग देख सकते हैं ये सीटेट का ही पेपर है और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। टॉपिक सीडीपी P1 है, यानी कि पेपर 1 है सीटेट का, प्राइमरी लेवल का पेपर है ये। तो जो भी हम आपको कराते हैं वो ऑथेंटिक चीज़ें कराते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराते, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कराते। क्लियर है मेरे भाई? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं, जो मानवीय क्षमताएं हैं, क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं वो मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब हो गया एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक द्वारा कही गई बात दूसरे मनोवैज्ञानिक द्वारा कही गई बात को कहीं ना कहीं कटाक्ष कर देती है। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि विचार पहले आता है, विचार पहले आता है और बाद में अधिगम होता है। क्लियर है? ये बोला था लेव वाइगोत्स्की साहब ने। अब जीन पियाजे साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले अधिगम होता है फिर विचार आता है। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष की स्थिति बन जाती है मेरे भाई। जब भी कटाक्ष की स्थिति बन जाती है, क्या बन जाती है? जब भी आपकी कटाक्ष की स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति के बारे में बात की गई है। क्लियर? तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समस्या समाधान को हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। तार्किकता और एनालॉजी की बात करें कि स्पष्टता चर्चा करता है। तो इनमें से कौन सा होगा उसकी बात करें। शारीरिक फिजिकल की बात करें, मोटर गत्यात्मक, सोशल सामाजिक और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो देखने वाली थी समस्या समाधान मेरे भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी बात की गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है नंबर 1। क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। तो दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है थिंकिंग का। क्लियर है? तो थिंकिंग कहाँ देखने को मिलेगी, एनालॉजी कहाँ देखने को मिलेगी? तो शारीरिक से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी आएगी। चिंतन आपके अंतर्गत शारीरिक फिजिकल से नहीं आ सकता, मोटर से भी नहीं आ सकता, सामाजिक से भी आ सकता है लेकिन हर तरह का नहीं आ सकता। लेकिन संज्ञानात्मक जो विकास होता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पहले अधिगम आता है उसके बाद में विचार आते हैं। जो बात बिल्कुल सेट बैठती है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 4 का मतलब हो गया डी ऑप्शन, डी फॉर दिल दीवाना हो गया। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। विकास जो होता है से की ओर बढ़ता है, तो यहाँ जटिल से सरल की ओर बढ़ता है नाजीना, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर। इसको बोलते हैं हम, सिर से पैर की ओर को सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो सिर से पैर की ओर चलता है, सेफेलोकॉडल सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्षगामी अधिगम कहीं ना कहीं। दूसरा होता है बाह्य केंद्र नहीं होता, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर,
सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटस्कर्ट, सेंटर टू आउटसाइड बोल सकते हो। क्लियर। तो जो होता है केंद्र से बाहर की ओर, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर। तो दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक होता है हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, जिसे हम सेंटर टू पेरिफेरी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो उल्टा ही दे रखा है, तो बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ए फॉर आनंद बरसेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए। कितने स्टूडेंट दे सकते हैं ये देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण की प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। देखिए जो एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। जो आपकी एजेंसी होती है, एजेंसी यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में संस्था। तो दो प्रकार की संस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। पहली जो संस्था देखने को मिलती है उसे बोलते हैं हम प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संस्था। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी द्वितीयक संस्था। प्राइमरी एजेंसी की बात करी जाए, प्राइमरी एजेंसी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपका परिवार आता है और आपका आस पड़ोस आता है। क्लियर है। और इसके अंतर्गत आपका स्कूल वगैरह आ जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाता है, मीडिया आ जाती है, ये सब इसके अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें प्राइमरी में, तो परिवार पहले होगा, विद्यालय दूसरे नंबर पर होगा। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा देख लेते हैं। यार ऐसा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन, यानी कि असंतुलन की अवस्था कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई वीडियो का टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर समस्या हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को समझना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है उस अंतर्गत आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो उनके अंतर्गत आ जाती है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण उनके अंतर्गत आ जाता है। तो इसे बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा है। हेंज की डेवलपमेंट, जो हेंज की दुविधा है प्रस्तुत की गई, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है। ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता एवं दंड अभिमुखता, या अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। मतलब हिंच की जो, एक मिनट भाई, चलिए। तो हिंच की जो दुविधा थी, वो हिंच की दुविधा ऐसी है कि हिंच की माताजी बीमार हो जाती हैं और हिंच जो वैद्य के पास जाते हैं, तो वैद्य बोलता है कि भाई मेरे पास दवाई तो है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो वैद्य की पूरे जीवन भर की वो कमाई थी, वो उसने बनाई थी दवाई। तो हिंच पैसे उसके पास जो भी पैसे थे वो उनको लेकर जाता है, लेकिन वो वैद्य मना कर देता है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। उस स्थिति में हिंच के सामने दो प्रकार की अवस्थाएं पैदा होती हैं। एक अवस्था ये होती है कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए, और एक अवस्था ये होती है कि उसे वापस आ जाना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? उसकी माँ चली भी जाती है कहीं ना कहीं। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? अब हिंज बोल रहा है कि पैसे नहीं चुराना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ भाई, इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन कौन सा है ये? 6।
चलिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति जो होती है वो कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास होती है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर मेरे अनुसार बात करोगे ना, तो ऐसी स्थिति में भाई साहब चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से अगर आप किसी की जान बच रही है तो फिर जान बचा ही लेनी चाहिए, फिर तो जो होगा सो देखा जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बाकी आप लोगों के खुद के अपने विचार हो सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विकास विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की गई थी, बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं, इनके द्वारा ये बात कही गई थी। तो सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। कभी भी पृथकीकरण की बात करें, अलगाव की बात करें, रैंकिंग की बात करें, सेग्रीगेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें और लेबलिंग की बात करें, कभी भी ये सब दिख जाए इसका मतलब वो नेगेटिव वर्ड होते हैं, कभी भी आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो उनके अंतर्गत हीन भावना बच्चों के अंतर्गत पैदा हो सकती है, जो कि बेहतर नहीं होगी। बच्चे दूसरों के सहयोग से बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। भाई दूसरों के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना मत लगाइए, नहीं तो आपका आंसर भी बिना हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। संकेत और जो मदद होती है, जो इसको टेम्पररी हेल्प दी जाती है, उसको हम एक तरीके से कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने पाड़ के बारे में, ढांचे के बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया भी है। तो ये तो अवरोध नहीं पैदा करती है, तो ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, जो कि सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक। चलिए भाई, कीड़े बहुत हो गए भाई, कहाँ से आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन नहीं होगा, व्याख्यात्मक नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, सहभागी अधिगम होगा। लेव वाइगोत्स्की ने जो बात की गई है कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है, और इन्होंने कोलैबोरेशन की बात की है कि बच्चे सहयोग करके सीखते हैं, कोलैबोरेट करके सीखते हैं। क्लियर? तो इसकी बात इन्होंने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे हम सीसीई के नाम से जानते हैं। देखिए सीसीई दो होती हैं, एक सीसीई का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, दूसरा होता है सीसी का मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। क्लियर है? तो मानकीकृत की जब भी बात करेगा आप गलत लगा दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने, अब मैं कैसे लगा रहा हूँ, तो आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तब पुरस्कार दंड गलत होगा, योगदान सत्तावादी गलत होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर हमें ध्यान देना होगा। बच्चे जिस भी समाज से आ रहे हैं, जिस भी भाषा की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, हमें उन्हें धरोहर के रूप में, और बच्चों को जो भी सीख रहा है, जो भी लेके आ रहा है, हमें उसे धरोहर के रूप में मानना है। क्लियर है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत, तो हार्वर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था? बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और बुद्धि को कितने प्रकार की बताया था इन्होंने? 8 प्रकार की बताया था, जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एनालॉजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बात करें। इसके बाद 2-3 और होती हैं भाई, कौन कौन सी हैं और बताओ, कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। बाकी तो के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं? ना जी ना, एक समान स्तर तो नहीं होते। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। जैविकीय आधार तो होता है विकास पर, बच्चों के विकास पर जैविकीय संरचनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जीन्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकी अपनी एक अलग ही भूमिका निभाती है। जन्म से स्थिर है? स्थिर तो नहीं होती, कई प्रकार की होती है। व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि, विभिन्न स्तर होते हैं। तो आप अपने बच्चों को, डॉक्टर जेपी वॉटसन साहब जो कि व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा था कि आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर चाहोगे तो डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर चाहोगे इंजीनियर बना दूंगा, डीएम चाहोगे तो डीएम बना दूंगा, जो भी आप बनवाना चाहोगे बच्चे को मैं वो बना के दे दूंगा। इसका मतलब बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, जैसा आप यूज करोगे बुद्धि को वो वैसा ही काम करेगी। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक। क्लियर है मेरे भाई? तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन ही, हमारा जो आधार रहता है वो 10 प्रश्न कराने का ही रहता है एक वीडियो के अंतर्गत।
तो 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी 10 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।